हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ लाइन पर स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे लेके आ गए हैं राजस्थान में पर्यटन 2024 का जो सीईटी का बैच है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। सीईटी के अंदर इसके अंदर जो नोट्स हम करा रहे हैं ना, वही आप अपने सीईटी एग्ज़ाम में देखोगे। तो हम यहाँ पे आज करने वाले राजस्थान में पर्यटन हमने लगभग बहुत सारा कवर कर दिया है। तो अब राजस्थान का पर्यटन भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। राजस्थान में कौन कौन से पर्यटन हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। और राजस्थान में पर्यटन कब कब हुए, तो पर्यटन निदेशालय क्या है, पर्यटन निदेशालय कब हुआ, तो ये 1955 में हुआ। तो आपको याद रखना है पर्यटन निदेशालय कब हुआ, तो ये 1955 में हुआ। पर्यटन निदेशालय 1955, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में जो आता है पर्यटन जो आता है पर्यटन विभाग, मतलब जो पर्यटन विभाग है वो आता है, वो कब हुआ, तो वो 1956 में हुआ। तो आपको याद रखना है कि पर्यटन विभाग कब हुआ, तो पर्यटन विभाग हुआ 1956। तो ये भी आपको याद कर लेना है। अब तीसरा करने वाले हैं वो है राजस्थान राज्य पर्यटन होटल निगम लिमिटेड। तो ये राजस्थान राज्य पर्यटन होटल निगम लिमिटेड कब हुआ, तो ये 7 जून 1965 को हुआ। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान राज्य पर्यटन होटल निगम लिमिटेड कब हुआ, तो 7 जून 1965 को राजस्थान राज्य पर्यटन होटल निगम लिमिटेड हुआ। तो ये आपको याद कर लेना है। और आप जो कमेंट कर रहे हो, आप बहुत ही बढ़िया कमेंट कर रहे हो, ऐसे कमेंट करते रहो। इसके बाद में जो आता है वह है राजस्थान राज्य मतलब जो पर्यटन विकास निगम है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC। तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई, तो वो 1 अप्रैल 1979 को हुई। तो 1 अप्रैल 1979 को ये इसकी स्थापना हुई। तो ये हो गया राजस्थान पर्यटन विकास निगम कब हुआ, तो ये 1 अप्रैल 1979 को हुआ। ये भी आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। और आप ऐसे ही जो राजस्थान राज्य मतलब राजस्थान पर्यटन विकास निगम था 1 अप्रैल 1979 हो गया। अब इसके अंदर आता है पर्यटन विकास मतलब पर्यटन को उद्योग का दर्जा मार्च 1989 को मोहम्मद यूनुस समिति के द्वारा दिया गया। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, मार्च 1989 को दिया गया मोहम्मद यूनुस समिति के मतलब पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, तो आपको याद रखना है मार्च 1989 मोहम्मद यूनुस समिति ये है। ओके, अभी इसके अंदर आता है रिटमेन की स्थापना। तो रिटमेन की स्थापना 29 अक्टूबर 1999 को हुई। तो आपको याद रखना है कि रिटमेन की स्थापना कब हुई, तो 29 अक्टूबर 1999 को रिटमेन की स्थापना हुई। ये पर्यटन के अंदर आता है। इसके बाद में जो आता है वो आता है UNO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन वर्ष। तो UNO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पर्यटन वर्ष है वो कब मनाया जाता है, तो वो 2003 में जाता है। 2003 में UNO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन वर्ष मनाया जाता है। तो ये भी आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। इसके बाद में जो आता है UNO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पर्यटन के बाद आता है पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा 2004 से 5 में मिला। तो पर्यटन को जब जन उद्योग का दर्जा कब से कब तक मिला, तो 2004 से 2005 के बीच में पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा मिला। तो ये भी आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। इसके बाद में आता है प्रथम पर्यटन समिति। जो प्रथम पर्यटन नीति है वो कब हुई, 2001 में हुई। तो आपको याद रखना है कि प्रथम पर्यटन नीति कब हुई, तो 2001 के अंदर प्रथम पर्यटन नीति की स्थापना हुई। तो ये भी आपको याद कर लेना है। इसके बाद में आता है नवीनतम पर्यटन नीति। तो नवीनतम पर्यटन नीति कब हुई, 9 सितंबर 2020 को नवीनतम पर्यटन नीति हुई। नवीनतम पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020 को नवीनतम पर्यटन नीति हुई। अब इसके बाद में आता है ग्रामीण रोजगार पर्यटन नीति। तो ग्रामीण रोजगार पर्यटन नीति 5 दिसंबर 2020 को हुई। तो आपको ये याद रखना है कि 5 दिसंबर 2020 को ग्रामीण रोजगार पर्यटन नीति की स्थापना हुई। आर्थिक सर्वे के अनुसार 30 नवंबर 2022 को हो गई थी। तो जो आर्थिक सर्वे हुआ था उसके अनुसार है 30 नवंबर 2022 को हुई। तो आपको ग्रामीण रोजगार पर्यटन नीति का भी नाम याद रखना है। इसके बाद में आता है फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। जो फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति है वो कब हुई, 18 अप्रैल 2022 को फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति हुई। 18 अप्रैल 2022 को फिल्म
पर्यटन प्रोत्साहन नीति हुई, तो ये भी आपको याद रखना है। राज्य की प्रथम इको टूरिज्म नीति, तो राज्य की प्रथम इको टूरिज्म नीति 2010 को हुई। तो आपको याद रखना है कि राज्य की प्रथम इको टूरिज्म नीति कब हुई, तो 2010 को राज्य की प्रथम इको टूरिज्म नीति की स्थापना हुई। तो इसके बाद में आता है नवीनतम इको टूरिज्म, मतलब जो नवीनतम इको टूरिज्म नीति है वो जुलाई 2021 को इसकी स्थापना हुई। तो नवीनतम इको टूरिज्म की स्थापना जुलाई 2021 को हो गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आता है पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा। पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा कब मिला, तो ये आता है 18 मई 2022 को। 18 मई 2022 को पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा मिला। इसके बाद में जो आता है ग्रामीण पर्यटन योजना, तो ग्रामीण पर्यटन योजना कब हुई, तो ये भी आपको याद रखना है 5 दिसंबर 2022 को ग्रामीण पर्यटन योजना की स्थापना हुई। कब हुई, तो ग्रामीण पर्यटन योजना की स्थापना 5 दिसंबर 2022 को हुई। तो ये तो आपको याद रखना ही है। हाँ, आप कमेंट में ऐसे ही अपने आंसर को छापते रहो। इसके बाद में है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में जो आता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के बाद में आता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, जो आता है 25 जनवरी। 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मानते हैं, मतलब 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद कर लेना है। इसके बाद में जो आता है, इसके बाद में है कि आप क्या कर लेना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका नाम है सक्सेस लाइफलाइन। उसको आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर हम CET के बहुत सारे नोट्स डाल देते हैं। तो यहाँ पे अगर वीडियो नहीं बना पाते हैं तो वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल को। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं राजस्थान में नागर शैली के उदाहरण। तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो आता है राजस्थान में नागर शैली के उदाहरण। तो यहाँ पे हम अब यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं वो है राजस्थान में नागर शैली के उदाहरण। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, सोमेश्वर मंदिर। तो सोमेश्वर मंदिर है जो कि किराडू बाड़मेर के अंदर स्थित है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सोमेश्वर मंदिर, मतलब सोमेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है, किराडू बाड़मेर के अंदर स्थित है। तो वो आप यहाँ पे याद रख लेना, आपको ये याद रख लेना, सोमेश्वर मंदिर किराडू में स्थित है जो कि बाड़मेर में है। इसके बाद में जो आता है अंबिका मंदिर। तो आपको ये अंबिका मंदिर भी नाम याद रखना है, जो कि जगत में स्थित है, जो उदयपुर के अंदर है। तो आपको याद रखना है अंबिका मंदिर कहाँ है, जगत उदयपुर में अंदर स्थित है। तो ये भी आपको अंबिका मंदिर भी आपको नाम याद रखना है। इसके बाद में जो आता है दद्दी माता का मंदिर। जो दद्दी माता है उसका मंदिर गोट मांगलोज में है, गोट मांगलोज में है जो कि नागौर में स्थित है। दद्दी माता मंदिर गोट मांगलोज नागौर में स्थित है। इसके बाद में जो मंदिर आता है वो आता है ओसिया की मंदिर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओसिया का मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो आपको वो नाम याद रखना है, जोधपुर के अंदर स्थित है। ओसिया के मंदिर, ओसिया के मंदिर जोधपुर के अंदर स्थित है। ओसिया के मंदिर जोधपुर के अंदर स्थित है। अब हम मंदिरों के बाद में क्या करने वाले हैं, राजस्थान में द्रविड़ शैली करने वाले हैं कि द्रविड़ शैली के अंदर कौन कौन से उदाहरण आते हैं। तो जो कि आपके लिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको ये देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो राजस्थान के अंदर CET के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राजस्थान में द्रविड़ शैली के उदाहरण हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो राजस्थान के अंदर द्रविड़ शैली के अंदर आता है रंगनाथ मंदिर। जो रंगनाथ मंदिर है वो पुष्कर के अंदर स्थित है, जो कि अजमेर में है। जो रंगनाथ मंदिर है, रंगनाथ मंदिर पुष्कर झील में स्थित है, जो कि कहाँ पे स्थित है, अजमेर के अंदर स्थित है। तो आपको ये भी मंदिर याद रख लेना है। इसके बाद में तिरुपति बालाजी का मंदिर सुजानगढ़ चूरू में स्थित है। तो तिरुपति बालाजी का मंदिर है ना, वो सुजानगढ़ चूरू के अंदर स्थित है। तो आपको तिरुपति बालाजी का मंदिर सुजानगढ़ चूरू याद रख लेना है। तो सुजानगढ़ मंदिर कहाँ पे स्थित है, मतलब तिरुपति बालाजी सुजानगढ़ चूरू के अंदर स्थित है। अब हम क्या कर लेते हैं, इन द्रविड़ शैलियों के बाद में क्या करें, राजस्थान में पंचायत शैली के उदाहरण देख लेते हैं। राजस्थान में क्या पंचायत शैली के उदाहरण देख लेते हैं कि राजस्थान में पंचायत शैली के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इसके आते हैं बंड देवरा शिव मंदिर बाड़ा। जो बंड देवरा का शिव मंदिर है वो बारा के अंदर स्थित है। तो आपको क्या याद करना है कि जो बंड देवरा है उसका शिव मंदिर है वो बारा के अंदर स्थित हो जाता है।
इसके बाद में जो आता है बूढ़ाजीत सूर्य मंदिर, जो कि कहाँ पे स्थित है, कोटा के अंदर स्थित है। तो बूढ़ाजीत सूर्य मंदिर का नाम आपको याद रखना है, जो कि कोटा के अंदर स्थित है। तो ये भी आपको क्या कर लेंगे, इसका नाम भी याद कर लेंगे। इसके बाद में जो आता है जगदीश मंदिर, जो कि उदयपुर के अंदर स्थित है। जगदीश मंदिर आपको उदयपुर के अंदर नाम याद रखना है कि जगदीश मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो वो उदयपुर हो जाता है। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में है बारडोली के शिव मंदिर, जो बारडोली के शिव मंदिर है, बारडोली के अंदर रावतवाड़ा चित्तौड़ के अंदर स्थित है। तो बारडोली के शिव मंदिर को आपको यहाँ पे याद रखना है कि बारडोली का शिव मंदिर कहाँ पे स्थित है, बारडोली के अंदर, जो कि रावतवाड़ा चित्तौड़ के अंदर है। तो आपको यही नाम याद रखना है। अब इसके बाद में जो मंदिर आता है वो आता है हरिहर मंदिर ओसिया। हरिहर मंदिर कहाँ पे है, ओसिया के अंदर है। तो आपको ये भी याद रखना है, हरिहर मंदिर ओसिया। हरिहर मंदिर कहाँ पे स्थित है, ओसिया के अंदर स्थित है। अब इसके बाद में जो शैली आती है वो राजस्थान में भूमिज शैली के अन्य उदाहरण, जो भूमिज शैली होती है उसके भी अब हम यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं कि राजस्थान में भूमिज शैली के अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं। तो राजस्थान में भूमिज शैली के उदाहरण है उडेश्वर मंदिर बिजोलिया। जो उडेश्वर मंदिर है बिजोलिया का, वो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। तो उडेश्वर मंदिर बिजोलिया भीलवाड़ा, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में जो मंदिर आता है वो आता है महानालेश्वर मंदिर, जो कि मैनान के अंदर स्थित है, जो कि भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। तो महानालेश्वर मंदिर का भी आपको नाम याद रखना है, जो कि मैनाल के अंदर भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। तो महानालेश्वर मंदिर मैलान भीलवाड़ा। ओके। तो इसके बाद में जो आता है वो आता है भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर सेवाड़ी जैन है। मतलब जो भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है वो सेवाड़ी जैन मंदिर कहाँ पे, पाली में स्थित है। सेवाड़ी जैन मंदिर कहाँ पे, पाली के अंदर स्थित है, जो कि भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है। तो ये भी आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। इसके बाद में जो आता है वो आता है कि आप क्या कर लेना, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। हमारा टेलीग्राम चैनल है सबसे लाइन, जिसके अंदर हम CET के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर उपलब्ध कराते रहते हैं। CET के अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, वो हम वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कराते देते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। अब इसके बाद में हम जो करने वाले हैं वह है राजस्थान की प्रमुख रियासतों के राजाओं की उपाधियाँ। जो राजस्थान की प्रमुख रियासतें थी उसके अंदर जो राजा हुआ करते थे, उनकी जो प्रमुख उपाधियाँ थी वो हम अब यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप क्या कर लेना, हमारी राजस्थान की प्रमुख रियासतों के राजाओं की उपाधियों को अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसके अंदर जो आता है वो आता है मेवाड़ के शासक। जो मेवाड़ के शासक थे उनकी क्या उपाधियाँ रही, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। मेवाड़ के शासक के अंदर आता है बप्पा रावल। मेवाड़ के शासक थे बप्पा रावल, उनकी क्या क्या उपाधियाँ रही। हिंदू सूरज भी कहते थे उन्हें राजगुरु कहा जाता था, उन्हें चकवे कहा जाता था। तो बप्पा रावल की क्या क्या उपाधियाँ हो जाती है, हिंदू सूरज, राजगुरु, चकवे। तो आपको क्या क्या याद रखना है, बप्पा रावल, हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे। ओके। बप्पा रावल का क्या नाम है, हिंदू सूरज, राजगुरु, चकवे। इसके बाद में जो आता है राणा हमीर। हमीर का नाम तो आपने सुना ही होगा। उसका क्या होगा कि उसका मेवाड़ का उदारक कहते हैं उन्हें, विष्णु का घाटी पंचानन। तो विष्णु का घाटी और पंचानन भी राणा हमीर को कहा जाता है। मेवाड़ का उदारक भी राणा हमीर को कहा जाता है। तो ये उपाधियाँ आपको क्या करनी है, याद कर लेनी है, जिससे आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम CET को बेहतर स्कोर से पास कर पाओ। इसके बाद में आता है राणा कुंभा। हिंदू सुल्तान उन्हें कहा जाता है। अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। राणू रासो कहा जाता है। साहित्यकारों का आश्रयदाता। तो राणू रासो का मतलब होता है साहित्यकारों का आश्रयदाता। हाल गुरु भी इन्हें कहा जाता है। पहाड़ी किलों को जीतने वाला, हाल गुरु का मतलब पहाड़ी किलों को जीतने वाला होता है। इन्हें दान गुरु भी कहा जाता है। राणा कुंभा को चाप गुरु के नाम से चापामार युद्ध प्रणाली, इन्होंने क्या की थी, चापामार युद्ध प्रणाली की थी। तो इसे चापामार युद्ध प्रणाली का भी कहा जाता है। चापामार युद्ध प्रणाली भी राणा कुंभा को कहा जाता है। ओके। तो ये याद रखना है आपको। इसके बाद में आता है जो राणा सांगा आता है। राणा सांगा को याद रखना है, हिंदू पत्ता, सैनिकों का भगना अवशेष। तो इसे क्या क्या कहा जाता है, हिंदू पत्त कहा जाता है और सैनिकों का भगना अवशेष भी राणा सांगा को कहा जाता है। क्योंकि राणा सांगा थे वो हिंदू पत्त और सैनिकों का भगना अवशेष कहा जाता है। ओके। तो इसको याद कर लेना है।
अब इसके बाद में जो आता है वो आता है राज सिंह, जिसे क्या क्या कहा जाता है तो विजय कटकातु सेना को जीतने वाला हाइड्रोलिक रूलर। मतलब आप जो कमेंट में आंसर कर रहे हो ऐसे ही आप कमेंट में आंसर देते रहो, क्योंकि आप जब दोगे तो आप हमसे जुड़े रहोगे। तो इसके अंदर राज सिंह आता है, विजय कटकातु आता है, सेनाओं को जीतने वाला आता है, हाइड्रोलिक रूलर आता है। तो आपको राज सिंह का नाम याद रखना है, विजय कटकातु सेनाओं को जीतने वाला, हाइड्रोलिक रूलर। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, राज सिंह के आगे बढ़ते हैं हम। तो इसके बाद में जो मारवाड़ के शासक थे, मतलब हमने जो देख लिया। इसके बाद में मारवाड़ के शासक आते हैं, उनकी क्या क्या उपाधियाँ रही, उनको क्या क्या नामों से जाना जाता है, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब इसके अंदर आता है मालदेव हिंदू बादशाह हर्षमत का वाला राजा और वैभव वाला राजा। मालदेव है, उनको क्या क्या कहा जाता है तो हिंदू बादशाह कहा जाता है, हर्षमत वाला राजा कहा जाता है, वैभव वाला राजा कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि मालदेव हिंदू बादशाह, हर्षमत वाला राजा और वैभव वाला राजा इन्हें कहा जाता है। इसके बाद में जो राजा आता है वो आता है चंद्रसेन को क्या कहा जाता है तो इसके अंदर आ जाता है मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है उन्हें, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है उन्हें, मारवाड़ का बुला बिसरा राजा कहा जाता है। मारवाड़ का बुला बिसरा राजा किसे कहा जाता है तो चंद्रसेन को मारवाड़ का बुला बिसरा राजा भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, और मारवाड़ का बुला बिसरा राजा भी चंद्रसेन को कहा जाता है। ये क्या कर लेना है, आपको याद कर लेना है। इसके बाद में जो राजा थे वो राजा थे गज सिंह। गज सिंह का नाम आपको याद रखना है कि दल तंबन की उपाधि किसने दी थी, दल तंबन की उपाधि जहांगीर द्वारा दी गई थी। मतलब दल तंबन होता है वो गज सिंह को कहा जाता है, जो कि जहांगीर ने इनको उपाधि दी थी। तो आपको ये भी याद कर लेना है। इसके बाद में जो आता है वो आता है अमर सिंह राठौर। अमर सिंह राठौर का नाम आपको याद कर लेना है। इसके अंदर आता है, इसको क्या कहा जाता है उपाधि कटार का धनी कहा जाता है। कटार का धनी किसे कहा जाता है तो अमर सिंह को कटार का धनी कहा जाता है। तो ये उपाधियाँ है जो कि आपको याद कर लेनी है। इसके बाद में आता है दुर्गादास राठौड़, जिनको राठौड़ का यूलिशियस कहा जाता है जेम्स टॉड ने। मतलब राठौड़ों का यूलिशियस किसे कहा जाता है जो दुर्गादास राठौड़ हो जाते हैं। राजपुताने का गैरिबाल्डी कहा जाता है, मारवाड़ का अनबिंदियो मोती भी कहा जाता है, जेम्स टॉड भी इनको कहा जाता है। तो आपको याद रखना है राठौड़ का यूलिशियस मतलब जेम्स टॉड, राजपुताने का गैरिबाल्डी, मारवाड़ का अनबिंदियो मोती। तो आपको ये याद कर लेना है। इसके बाद में जो राजा आते हैं वो राजा आते हैं बीकानेर के शासक। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि उन शासकों के बाद में अब बीकानेर के शासक देख लेते हैं कि उनको कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई, उनको कौन कौन से नामों से जाना जाता था। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, उनकी उपाधियों को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम अब यहाँ पे शुरू करते हैं कि इनको क्या क्या कहा जाता था। राव लूणकरण, बिट्टू सुजा ने लूणकरण को कलयुग का करण कहा है। मतलब राव लूणकरण था, उसको बिट्टू सुजा ने लूणकरण को मतलब बिट्टू सुजा ने इनको क्या किया है कलयुग का करण कहा है। तो आपको याद रखना है कि बिट्टू सुजा ने क्या किसकी उपाधि दी तो कलयुग का करण बिट्टू सुजा ने राव लूणकरण को दी। तो ये भी आपको याद रख लेना है। इसके बाद में जो आता है वो आता है करण सिंह। करण सिंह का नाम आप लगभग जानते होंगे। करण सिंह है जांगलदर का बादशाह, जिसे जांगलदर, अगर आपको पूछ लिया जाए कि जांगलदर का बादशाह किससे कहा जाता है तो जांगलदर का बादशाह करण सिंह को कहा जाता है। अब इसके बाद में जो आता है वो आता है राय सिंह। राज सिंह का भी नाम आपको याद रखना है, जिसे मुंशी देवी का प्रसाद ने राजपुताने का करण कहा है। तो मुंशी देवी प्रसाद था, उन्होंने राज सिंह को राजपुताने का करण कहा है। तो ये भी आपको नाम याद रखना है कि राज सिंह को राजपुताने का करण कहा जाता है। इसके बाद में जो आते हैं चौहान वंश। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, चौहान वंशों के बारे में नाम यहाँ पे देखने वाले हैं कि चौहान वंश के शासकों के उपाधियाँ क्या क्या थी। तो यहाँ पे आता है चौहान वंश के अंदर विग्रह राज चतुर्थ, बिसल देव, कवि बंधु बिसल देव किन्हें कहा जाता है विग्रह राज चतुर्थ को
विशलदेव कवि बंधु कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि विग्रहराज चतुर्थ था जो कि चौहान वंश के अंदर था, उन्हें विशलदेव और कवि बंधु के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिन्हें क्या क्या कहा जाता है, राय पिथौरा दल पुंजल, और इन्हें ये कहा जाता है। राय पिथौरा के लिए कहा जाता है तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय को कहा जाता है राय पिथौरा दल पुंगल। ये आपको उपाधि याद रखनी है। इसके बाद में क्या है कि क्या करना है आपको, हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस लाइफलाइन, उनको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे हम CET के पेज के अंदर जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं हम वहाँ पे करा देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम वर्तमान में राजस्थान के 36 कंजर्वेशन रिजर्व की सूची भी देख लेते हैं कि राजस्थान में वर्तमान में राजस्थान के 36 कंजर्वेशन रिजर्व कौन कौन से हैं। तो उनकी सूची यहाँ पे अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, ये से कमेंट करते रहना है। इसके बाद में जाते हैं हम आगे, इसके अंदर आती है बिसलपुर जो कि टोंक के अंदर स्थित है। 2008 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। तो आपको याद रखना है कि क्या राजस्थान में 36 कंजर्वेशन रिजर्व हुए तो उनके नाम आपको यहाँ पे रखना है कि बिचलपुर टोंक 2008 के अंदर हुआ था इनका निर्माण। इसके बाद में आता है जोहाड़ बीड़ गढ़वाल जो कि 2 नंबर का हो जाता है, बीकानेर के अंदर है, 2008 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। ये भी आपको नाम याद रखना है। इसके बाद में आता है सुंद माता, तीसरा आता है सुंद माता जालोर में सिरोही के अंदर 2008 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। तो सुंद माता का नाम भी आपको नाम याद रखना है जो कि जालोर के अंदर सिरोही, जालोर में सिरोही के अंदर है, 2008 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद में जो चौथा आता है वो आता है गुंडा बिश्नोई। गुंडा बिश्नोई का निर्माण कब हुआ, तो वो आ जाता है जोधपुर के अंदर 2011 के अंदर हुआ था। तो गुड्डा बिश्नोई का भी आपको नाम याद रखना है कि जोधपुर के अंदर 2011 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। हम बढ़ते हैं आगे, शाकंभरी सीकर व झुंझुनू 2012 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। शाकंभरी सीकर व झुंझुनू 2012 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। तो ये भी आपको नाम याद रखना है। इसके बाद में आता है वो आता है गोगेलाव का निर्माण नागौर 2012 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। गोगेलाव नागौर के अंदर है, 2012 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। तो छठा नंबर का जो आता है गोगेलाव हो जाता है जो कि नागौर के अंदर स्थित है, 2012 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। अब हम बढ़ते आगे, तो वह है 7वां बीड़ झुंझुनू मतलब झुंझुनू के अंदर स्थित है, इसका निर्माण 2012 के अंदर हुआ था। तो बीड़ झुंझुनू का भी नाम आपको याद रखना है कि बीड़ झुंझुनू है वो 2012 के अंदर बनाया गया था। इसके बाद में जो आता है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, रोटू जो कि नागौर के अंदर स्थित है, और इसका निर्माण 2012 के अंदर हुआ था। तो रोटू नागौर 2012 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। ये भी आपको नाम याद रखना है। इसके बाद में जो आता है वो आता है नोवा जो कि है उमेशगंज पक्षी विहार। उमेशगंज पक्षी विहार का नाम आपको याद रखना है जो कि कोटा के अंदर 2012 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। उमेशगंज पक्षी विहार कोटा, और 2012 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। ये भी नाम आपको याद रखना है। 10वां आ जाता है हमारा जवाई बांध लेपर्ड जो कि पाली के अंदर स्थित है, 2013 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। पाली के अंदर स्थित है जवाई बांध लेपर्ड जो कि 2013 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। तो ये भी आपको नाम याद रखना है और आप अपने कमेंट में ऐसे आंसर देते रहो। इसके बाद में जो 11वां आता है वो आता है बांसीयाल केतड़ी जो कि केतड़ी के अंदर स्थित है, झुंझुनू के अंदर स्थित है, जो कि 2017 के अंदर बनाया गया था, जो कि 2017 के अंदर इसका निर्माण किया गया था। तो 11वां के आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में जो आता है वो आता है बांसीयाल केतड़ी की जो कि बागोर के अंदर झुंझुनू के अंदर स्थित है, तो जो कि 2018 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में आता है जवाई बांध लेपर्ड। जवाई बांध जो लेपर्ड सेकंड है जो कि पाली के अंदर स्थित है, 2018 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। ये भी आपको नाम याद रखना है। 13वें के बाद में जो 14वां आता है वो आता है मनसा माता जो कि झुंझुनू के अंदर स्थित है, 2019 के अंदर इसका निर्माण हुआ था, जो भी आपको याद रखना है। इसके बाद में जो आता है शाहाबाद के जंगल, जो शाहाबाद है उनके जंगल आते हैं
शाहाबाद जंगल 12 के अंदर 2021 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि शाहाबाद के जंगल 12 के अंदर स्थित है, 2021 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद में जो आता है वो आता है रणखार जालौर के अंदर स्थित है, 2022 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। तो रणखार जालौर के अंदर स्थित है, 2022 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। ये भी आपको नाम याद रखना है। इसके बाद में आता है 17वां शाहाबाद तलाई जो कि 12 के अंदर स्थित है, 2022 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। शाहाबाद तलाई के अंदर मतलब 12/2022 के अंदर इसका निर्माण हुआ था, तो आपको याद रखना है। इसके बाद में जो 18वां आता है बीड़गाछ पुलिया खुर्द आती है। बीड़गाछ पुलिया खुर्द का नाम भी आपको याद रखना है। भीलवाड़ा के अंदर ये स्थित है, 2022 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। तो बीड़गाछ पुलिया खुर्द भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, क्योंकि 2022 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद में जो आता है वो आता है बागदड़ा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व। बागदड़ा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व जो कि उदयपुर के अंदर स्थित है, 2022 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। ये भी आपको नाम याद रखना है। बागदड़ा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व उदयपुर 2022 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। ये भी आपको नाम याद रखना है। इसके बाद में आते हैं वाड़ाकेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व जो कि सिरोही के अंदर स्थित है। ये नाम आपको याद रखना है। जो कि 20वां हो जाता है और लास्ट अपना आता है जालाना आमागढ़ जयपुर कंजर्वेशन जो कि रिजर्व स्थित है। तो जालाना आमगढ़ है, इसके अंदर जालाना आमगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व जो कि जयपुर के अंदर स्थित है, वो आपका आखिरी हो जाता है। तो आपको 21 के 21 आपको नाम याद रखना है। जालाना कंजर्वेशन रिजर्व जो कि जयपुर के अंदर स्थित है, आमागढ़ के अंदर, ये भी नाम आपको याद रखना है। अब इसके अंदर जो 22वां आता है 12 का रामगढ़ कुंजी सुआत, ये भी आपको नाम याद रखना है। 12 के अंदर क्या है, कुंजी सुआस है, तो 12 का कुंजी सुआस रामगढ़, ये भी आपको नाम याद रखना है। इसके बाद में आता है अक्कर गांव अजमेर। अक्कर गांव है जो कि अजमेर के अंदर स्थित है, वो भी आपको नाम याद रखना है। इसके बाद में जो आता है वो आता है शोरसन जो कि 12 के अंदर स्थित है, शोरसन का नाम भी आपको याद रखना है। इसके बाद में जो आता है वो आता है अमीरगढ़ जो कि भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। अमीरगढ़ जो कि भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, ये नाम भी आपको याद रखना है। अमीरगढ़ के बाद में जो आता है वो आता है किंचन। किंचन कहाँ पे स्थित है, जो कि जोधपुर के अंदर स्थित है, ये भी नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में 27वां आता है बांज आमली कंजर्वेशन रिजर्व। ये कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे स्थित है, तो ये 12 के अंदर स्थित है। बहुत सारे एग्जाम मतलब CAT के अंदर पूछा जाता है कि बांज आमली कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे स्थित है, तो वो 12 के अंदर स्थित है। इसके बाद में आता है कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व बालेश्वर नीम का ताना में स्थित है। कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे स्थित है, तो बालेश्वर नीम का ताना में कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है। इसके बाद में आता है कंजर्वेशन रिजर्व गंगा बैरट घाटी अजमेर के अंदर स्थित है। कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे स्थित है, गंगा बैरव घाटी अजमेर के अंदर स्थित है। इसके बाद में जो आता है बीड़ फतेहपुर सीकर। तो बीड़ फतेहपुर सीकर का भी आपको नाम याद रखना कि बीड़ फतेहपुर कहाँ पे स्थित है, सीकर के अंदर स्थित है। जो हमारा 21वां आता है वो आता है बीड़ मुआना संरक्षण रिजर्व जो कि जयपुर के अंदर स्थित है। बीड़ मुआना संरक्षण रिजर्व जो कि जयपुर के अंदर स्थित है। इसके बाद में जो आता है हमारा 32वां भी आपको नाम याद रखना है। बीड़ मुआना संरक्षण रिजर्व बी, पहले ए वाला भी जयपुर के अंदर है, बीड़ मुआना संरक्षण रिजर्व बी वाला भी जयपुर के अंदर स्थित है। तो ये दोनों आपको नाम याद रखने हैं। 33वां आता है हमारे पास गंगा बैरव घाटी जो कि अजमेर के अंदर स्थित है। ये भी आपको नाम याद रखना है कि गंगा बैरव घाटी अजमेर के अंदर स्थित है। इसके बाद में 34वां आता है अमरक महादेव लेपर्ड संरक्षण रिजर्व उदयपुर के अंदर स्थित है। अमरक महादेव लेपर्ड संरक्षण रिजर्व उदयपुर के अंदर स्थित है। इसके बाद में जो 35वां आता है बालेश्वर संरक्षण रिजर्व नीम का ताना में स्थित है। बालेश्वर संरक्षण रिजर्व कहाँ पे स्थित है, तो वो नीम का ताना
हो जाता है। इसके बाद में 36वां आता है महसीर संरक्षण रिजर्व उदयपुर के अंदर स्थित है। महसीर संरक्षण रिजर्व उदयपुर के अंदर स्थित है, ये भी नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में आता है राज्य का 36वां कंजर्वेशन रिजर्व उदयपुर जिले के महासीर कंजर्वेशन रिजर्व बड़ी झील को घोषित किया गया है। 36वां कंजर्वेशन किसे घोषित किया गया है, तो रिजर्व हो जाता है उदयपुर जिले के महासीर कंजर्वेशन रिजर्व बड़ी झील को क्या कहा जाता है, 36वां सबसे बड़ा मतलब सबसे नवीनतम कौन सा हो जाता है, उदयपुर जिले के महासीर कंजर्वेशन रिजर्व बड़ी झील को घोषित किया गया है। ये 36 के 36 मैंने आपको करा दिए। अब इसके बाद मैंने सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, तो सबसे बड़ा आपको कंजर्वेशन रिजर्व आपको नाम याद रखना है कि सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है वो शाहाबाद के जंगल 12 के अंदर है, जो कि 12 के अंदर स्थित है। तो वो आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, तो वो शाहाबाद के जंगल 12 के अंदर स्थित है। अब सबसे छोटा भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व भीड़ मुहाना संरक्षण रिजर्व भी, ए भी कहाँ पे है, जयपुर में, और बी भी कहाँ पे है, जयपुर में। तो वो बी वाला है ना, वो सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है जो कि 0.10 वर्ग मीटर है। तो वो भी आपको सबसे छोटा कंजर्वेशन भीड़ मुहाना संरक्षण रिजर्व जयपुर भी याद रखना है। अब इसके बाद में जो आते हैं वो आते हैं अति महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले, अति महत्वपूर्ण तथ्य करने वाले हैं। हमने 36 के 36 देख लिए, अब अति महत्वपूर्ण तथ्य भी यहाँ पे अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अति महत्वपूर्ण तथ्य में क्या क्या है। इसके अंदर क्या क्या आता है, जो कि आपके CET के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो मैंने यहाँ पे लाए हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है, प्रथम गो अभ्यारण्य, जो प्रथम गो अभ्यारण्य वो नापासर में हुआ था, जो कि बीकानेर के अंदर स्थित है। तो आपको याद रखना है कि प्रथम गो अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे हुआ था, तो वो नापासर बीकानेर के अंदर हुआ था। ये जो मैं बता रहा हूँ ये CET के अंदर जरूर जपेंगे, तो आपको ये देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। प्रथम नदी गौशाला कहाँ पे स्थित है, तो बाड़मेर के अंदर प्रथम नदी गौशाला बाड़मेर के अंदर स्थित है। अब इसके बाद में जो आता है वो आता है राज्य बकरी, जो राज्य बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र है वो रामसर अजमेर के अंदर स्थित है। जो राज्य बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो रामसर अजमेर के अंदर स्थित है। अब इसके बाद में जो प्रश्न पूछा जाता है लगभग वो है केंद्रीय बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र। जो राज्य बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र तो रामसर अजमेर में हो गया था, जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर आपको केंद्र के अंदर भी पूछ लिया जाए तो केंद्र के अंदर कहाँ पे, मखदूम उत्तर प्रदेश के अंदर केंद्रीय बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसके बाद में जो आता है राज्य भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र फतेहपुर सीकर के अंदर स्थित है। तो राज्य भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र फतेहपुर सीकर के अंदर स्थित है। तो ये नाम आपको याद रखना है, राज्य भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र फतेहपुर सीकर के अंदर स्थित है, ये भी नाम आपको याद रखना है। केंद्रीय अश्व प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा के अंदर स्थित है। राज्य भेड़ प्रजनन के बाद में क्या आता है, केंद्रीय अश्व प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र हिसार के अंदर स्थित है। तो प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा का नाम भी आपको क्या करना है, याद करना है। और ऐसे ही आप जो कमेंट कर रहे हो जिससे आप हमसे जुड़े हुए हो, तो आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। इसके बाद में आता है भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र। इसके भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, वल्लभनगर उदयपुर के अंदर स्थित है। तो ये आपको नाम याद रखना कि भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर के अंदर स्थित है। भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर के अंदर स्थित है। अब हम क्या करेंगे, राजस्थान में बनेंगे 8 ग्रीन लैंड, जो ग्रीन फील्ड होते हैं ना वो एक्सप्रेस बनेंगे। तो राजस्थान में बनेंगे 8 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे। तो हम यहाँ पे वो करने वाले हैं कि राजस्थान में 8 ग्रीन फील्ड वे एक्सप्रेस बनेंगे। वो किस बजट में कितनी लंबाई के होंगे वो यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो इसकी घोषणा कब हुई है, 2024-25 के जो बजट आया था उसके अंदर राजस्थान में 8 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनेंगे। तो उनकी लंबाई कितनी होगी, तो इनकी लंबाई भी यहाँ पे दी गई है, जो कि है 2406 किलोमीटर। तो इसके अंदर कुल लंबाई कितनी होगी, 2406 किलोमीटर होगी। घोषणा बजट 2024-25 के घोषणा में हुई है। अभी हम एक्सप्रेस वे देख लेते हैं कि कौन कौन सी एक्सप्रेस वे इसके अंदर बनने जा रहे हैं। तो
तो इसके अंदर आएंगे एक्सप्रेस वे, एक आएगा जो आएगा, मैं सातों के नाम आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक आएगा कोटपुतली, जो किशनगढ़ में होगा, 181 किलोमीटर का बनेगा। कोटपुतली किशनगढ़ 181 किलोमीटर। एक होगा जयपुर से भीलवाड़ा, वो 193 किलोमीटर। एक कोटपुतली से किशनगढ़ बनेगा, एक कोटपुतली से किशनगढ़ 181 किलोमीटर। दूसरा जयपुर से भीलवाड़ा 193 किलोमीटर। और तीसरा बनेगा बीकानेर से कोटपुतली, जो कि 295 किलोमीटर का होने वाला है। इसके बाद में आएगा एक चौथा आएगा ब्यावर से भरतपुर, जो कि 342 किलोमीटर का होने वाला है। तो ब्यावर से भरतपुर 342 किलोमीटर का होने वाला है। इसके बाद में एक बनेगा जालोर से झालावाड़, जो कि 402 किलोमीटर का होने वाला है। इसके बाद में अजमेर से बांसवाड़ा वाला 358 किलोमीटर का होने वाला है। तो अजमेर से बांसवाड़ा वाला यहाँ आपको याद रखना है। और सातवां और आखिरी क्या हो जाता है, सातवां आपके जो होता है वह 395 किलोमीटर, जो कि जयपुर से फलोदी है। आपके इस बजट के अंदर कितने हुए थे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 8 ग्रीनफील्ड हुए थे। इसके अंदर हमने 7 कर लिए। अब 8वां क्या होगा, गंगानगर कोटपुतली के अंदर होगा। गंगानगर से कोटपुतली होगा, जो कि 290 किलोमीटर का होने वाला है। गंगानगर से कोटपुतली 290 किलोमीटर होने वाला है। तो आपको 8वां भी याद कर लेना है कि 8वां के कहाँ से कहाँ तक, गंगानगर से कोटपुतली, और 290 किलोमीटर। अब इसके अंदर कौन सा सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा होगा, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जालोर से झालावाड़ 402 किलोमीटर होगा। जो जालोर से झालावाड़ होगा वो सबसे बड़ा होने वाला है। और सबसे छोटा क्या होने वाला है, कोटपुतली से किशनगढ़ सबसे छोटा 181 किलोमीटर का मार्ग होने वाला है। तो एक्सप्रेस वे आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे जालोर से झालावाड़ा, और सबसे छोटा वे कहाँ से कहाँ तक होगा, कोटपुतली से किशनगढ़ होगा। अब हम यहाँ पे कहेंगे ब्यूटी पेजेंट राजस्थान 2024 की विजेता है। जो ब्यूटी पेजेंट थी उसके अंदर 2024 की विजेताएँ थी, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि उसके अंदर कौन कौन विजय बने थे। तो उसके भी हम यहाँ पे नाम देख लेते हैं। मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024, तो राजस्थान की 2024 था, उसकी जो मिस यूनिवर्स थी वो क्या बनी है, मानिका सुतार बनी है। मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 की मानिका सुतार बनी है। इसके बाद में है मिसेज राजस्थान 2024, तो मिसेज राजस्थान 2024 कौन बनी है, सलोनी वर्मा। मिसेज राजस्थान 2024 सलोनी वर्मा बन चुकी है। तो आपको ये याद रखना है कि मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 मानिका सुतार, मिसेज राजस्थान 2024 सलोनी वर्मा, और फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 वैष्णवी शर्मा जयपुर। तो फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 वैष्णवी शर्मा 2024 का भी आपको याद रखना है कि फेमिना मिस इंडिया 2024 वैष्णवी शर्मा जयपुर बनने वाली है, बन चुकी है। तो इसके बाद में आपको नाम याद रखना है मिस राजस्थान 2024, जो कि अर्शिता बत्रा है, मिस राजस्थान 2024 बन चुकी है। मिस राजस्थान 2024 कौन बन चुकी है, अर्शिता बत्रा। मिसेज राजस्थान 2024 कौन बन चुकी है, ऋचा कुलचेत्र। ऋचा कुलचेत्र है वो क्या बन चुकी है, मिसेज राजस्थान 2024। तो मिसेज राजस्थान 2024 का आपको नाम याद रखना कि ऋचा कुलचेत्र है, वो मिस यूनिवर्स जो मिस राजस्थान की है, मिसेज राजस्थान बन चुकी है। मिसेज एलिट यूनिवर्सल पेडिट को 2024 के अंदर होने वाला है। तो आपको याद रखना है कि ये नाम आपको याद रखना है। अब मैं आपको बता दूं कि अब हम कल मिलते हैं इसी टाइम पर 7:30 बजे। तो अब हम CET का कल बैच लेने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।